हेलो। इससे प्रीवियस वीडियो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और फैटी एसिड्स, उनके बारे में। तो आप लोगों को ज्यादा ब्रीफ में पढ़ने, ज्यादा अच्छे से तो बुक्स से और नोट्स से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो जो चीजें अब इम्पोर्टेंट है, ये मैटर नहीं करता कि आप बीएससी की या क्लास 12th की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट जो चीज रहेगा वो बता रहा हूँ। तो इसमें क्या, सिलेबस में हम लोग को हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस ऑफ ऑयल करके भी दिया होगा, देखना आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हो तो। 12th वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेंगी इंपॉर्टेंट, थ्योरी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। तो जैसे ऑयल की अगर हार्डनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑयल अब एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी का एग्जाम्पल हो। ये मैंने सैचुरेटेड ऑयल का एग्जाम्पल ले रखे, अनसैचुरेटेड वाला भी हो सकता है। मतलब सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड वाला। ये मैंने डबल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड सिंपल फैट का, सिंपल ऑयल का एग्जांपल ले रखे हैं। तो आप लोग मिक्स्ड वाला भी ले सकते हो। मिक्स्ड मतलब कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर को प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तीन तो रहेंगे, ये हम लोगों ने देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एसिटेट, इस टाइप की जो प्रेजेंट रहती है, RCOOR करके हम लोगों ने देखा था ना फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में। तो जो ये आर यूनिट है, ये वाली देखो सब में सेम दिख रही होगी, CH2 का होल 7, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 का होल 7, CH3, सब में वही है। देखो दिख रहा है ये चीज कॉमन, इतना पार्ट देखो बस, ये जो हिस्सा दिख रहा है। तो यही चीज कह रहा हूं मैं कि कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं। तो जब इसका रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, अब रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कुछ और भी हो सकता है। यहाँ हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन ही है, कैटलिस्ट निकिल लिया है, कुछ और भी हो सकता है, तो मैंने निकिल ही लिया है। ज्यादातर निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनियम यूज करते हैं ना, तो निकिल है, हीट कर रहे हैं यहाँ पर को। तो होगा क्या, यहाँ पर को जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम लोग फैट बोलेंगे। ग्लिसरल ट्राईओलिएट इसका पहले नाम था, जिससे क्या मिल जाएगा, ग्लिसरल ट्राई स्टीरेट मिल जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड था ब्रेक हो गया और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पर को जुड़ जाएगी। कितने कार्बन वाले, 16 ये है, 17। पहले भी 17 थे लेकिन डबल बॉन्ड था ये, सी डबल बॉन्ड ओ के बाद यहाँ पर को डबल बॉन्ड था। तो आसान से है, 2-3 बार लिखोगे तो दोनों स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, ये तो सिंपल ही है। अब अगली प्रोसेस है हमारे पास हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस। जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं सबकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबका मेथड ऑफ फॉर्मेशन या सबकी रिएक्शन सभी इंपोर्टेंट है। लेकिन ये जो खास खास चीजें जो मेन मेन रहती हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो जब क्या होता है, फैट या ऑयल ट्रीट किया जाता है एक्वस NaOH के साथ या KOH के साथ, तो क्या हो जाता है, ग्लाइसरॉल फॉर्म हो जाता है। और क्या फॉर्म होता है ग्लाइसरॉल के साथ, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट। वो भी किसका, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट तो बनेगा, K पॉजिटिव या Na पॉजिटिव आयंस बनेंगे। वो भी किसके, हाइयर फैटी एसिड्स के, जिसको हम लोग सोप भी कहते हैं। तो एग्जांपल देखना, सोप वैसे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन ये रिएक्शन इंपोर्टेंट है, और मेथड ऑफ फॉर्मेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन सब इंपोर्टेंट है। तो उसी के बेसिस पे फैट जब रिएक्ट करते हैं KOH के साथ, NaOH के साथ, तो KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा हम लोग को, ये पोटेशियम पाल्मिटेट सॉल्ट मिल रहा है, जिसका नाम सोप भी हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर को जो CH2O है, इसमें सब में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये देखो सब में हाइड्रोजन जुड़ा, क्या बन गया, ग्लाइसरॉल बन गया, 3 कार्बन वाला, CH2OH, CHOH, CH2OH, जिसको हम लोग एल्कोहल्स में पढ़ देते हैं। अगली क्या चीज बनी, ये जो यूनिट है CH3CH2 का होल 14, इसमें क्या जुड़ा हमारा, COO के साथ हमारा K जुड़ा, K मतलब ये पोटेशियम वाला, तो सोडियम पाल्मिटेट बन गया, जिसको हम लोग सोप भी कह रहे हैं। लेकिन जब ऐसी जो ये ऑयल्स हैं, जब इसको ट्रीट किया जाता है हेलोजन्स के साथ, तो वहां क्या होता है, फॉर्मेशन होती है किसकी, आयोडो डेरिवेटिव की। हेलोजन सब आयोडो डेरिवेटिव कब बनेगा, जब आयोडीन के साथ, क्लोरीन के साथ तो क्लोरो डेरिवेटिव, तो आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे, आयोडीन भी तो हेलोजन है, तो हेलोजन आयोडो डेरिवेटिव ऑफ फैट बनेगा। जैसे ये एग्जांपल, वही इसी का एग्जांपल है, कौन सा था यहाँ पर को, वेट, ग्लिसरल ट्राईओलिएट, वही एग्जांपल है ग्लिसरल ट्राईओलिएट का। ये है हमारे पास ग्लिसरल ट्राईओलिएट, ये एग्जांपल है CH2 का होल 7, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 का होल 7, CH3, और यहाँ CH2O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है बेसिकली, जितने भी डबल बॉन्ड है वो सब ब्रेक करके एक आयोडीन इस कार्बन पे, एक आयोडीन इस कार्बन पे, एक आयोडीन इस कार्बन पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, तो ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये दिख रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो कितने आयोडीन चाहिए होंगे टोटल, 2 कार्बन ऊपर है, 2 इधर, 2 इधर, 2 3 6,
तो ये रिएक्शन भी आसानी से हो जाएगी। तो मेन स्ट्रक्चर आप कुछ भी याद रख सकते हो आप लोग, लेकिन मैंने एग्जांपल यही लिया है तो इसी से मैं बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि इसी का हम लोग हेलोजिनेशन करवाएंगे। हेलोजिनेशन भी किसके साथ करवाया? आयोडीन के साथ। जरूरी नहीं है कि यही रिएक्शन है, ये बस एग्जांपल था। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये तो आयोडोनेशन की प्रोसेस भी है। हेलोजिनेशन के अंदर भी कौन सी प्रोसेस है? आयोडीन के साथ ट्रीट किया है ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट, जो हमारे पास हायर अनसैचुरेटेड ऑयल था, उसको ट्रीट करा है हम लोगों ने आयोडीन के साथ, हेलोजिनेट करा है, तो हम लोग को इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। लेकिन सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट करके भी बोल सकते हो, सिलेबस में भी दिया है सभी के, 12th क्लास हो या बीएससी हो। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है? बेसिकली किसी भी फैट के लिए या किसी भी ऑयल के लिए ऐसे करके बता सकते हैं कि कितने मिनिमम मिलीग्राम क्वांटिटी चाहिए, कितनी कम से कम मिलीग्राम में क्वांटिटी चाहिए KOH की, जिससे हम लोग क्या कर दें, सैपोनिफाई कर दें 1 ग्राम क्वांटिटी ऑफ फैट और ऑयल। इस एग्जांपल से समझो, ये हमारे पास एक फैट था, कितनी मिनिमम क्वांटिटी KOH की चाहिए जिससे हम लोग 1 मिलीग्राम ये फैट को क्या कर दें, सैपोनिफाई कर दें। ये सैपोनिफिकेशन प्रोसेस तो हो रही है, सोप बन रहे हैं ना, तो वही चीज दिखाए। सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट और ऑयल में बी डिफाइंड एज द मिनिमम मिलीग्राम क्वांटिटी ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम क्वांटिटी ऑफ फैट और ऑयल। ये है हमारे पास फैट, जिसको हम लोग ग्लिसरॉल ट्राइपाल्मिटेट बोल रहे हैं, फैट है। रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 806 है। अब ये निकाला होगा, कैलकुलेट कर लेना अगर इतना ही आप लोग कर सकते हो तो, नहीं तो नेट में मिल जाएगा। ये ग्लाइसरॉल तो बनेगा ही, वही ऊपर वाली रिएक्शन है, और पोटेशियम पाल्मिटेट। अब ये 3 मॉलिक्यूल है ना मेरे पास, ये फर्स्ट ये हो गया ऊपर वाली लाइन, दूसरी ये, थर्ड ये, उसी को 3 टाइम CH3CH2 का होल 14 COOK लिखा है, तो क्या बुरा है इसमें? सही तो है, पोटेशियम पाल्मिटेट सॉल्ट, क्योंकि पोटेशियम ऑक्साइड के हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सोडियम के साथ करते तो सोडियम पाल्मिटेट सोप मिलता हम लोग को, यहाँ पर को क्या मिला? पोटेशियम वाला, क्योंकि पोटेशियम के साथ ट्रीट करे। तो 806 ग्राम जब हम फैट या ऑयल ले रहे हैं, फैट बोलेंगे, वो सैपोनिफाई हो रहा है कितने KOH से? 1,68,000 मिलीग्राम, इतनी वैल्यू चाहिए हो रही है। तो 1 ग्राम फैट के लिए कितनी वैल्यू चाहिए होगी? 806 से डिवाइड में चले जाएगा, इसके 116, तो लगभग 200 के आसपास। कितना आ रहा है फिर 1 ग्राम फैट को सैपोनिफाई करने के लिए KOH की वैल्यू? 208.436। वही लिखा है कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइपाल्मिटेट, तो कितनी हो जाएगी? 208.436, या 208 या 209 के आसपास बोल सकते हो, 210 भी। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट और ऑयल क्या बताती है हम लोगों को कि कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा फैटी एसिड कंपोनेंट का जो प्रेजेंट है हमारा फैट या ऑयल में, इसका भी आइडिया बताती है कि कितना वैल्यू प्रेजेंट है फैट या ऑयल में, किसका? फैटी एसिड का। नेक्स्ट, आयोडीन नंबर। जैसे हम लोग को पता है ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट का जो मॉलिक्यूलर वेट है 886 के आसपास या 885.432। तो जैसे सैपोनिफिकेशन वैल्यू था, वैसे ही आयोडीन नंबर भी है किसी भी ऑयल के लिए या किसी भी जो हम लोग फैटी एसिड फैट ले रहे हैं। अब ऑयल की बात कर रहे हैं यहाँ पर को, सैपोनिफिकेशन में किसकी बात करी थी? फैट की। तो आयोडीन नंबर क्या होता है कि कितने टोटल ग्राम, वहां मिलीग्राम था सैपोनिफिकेशन में, यहाँ ग्राम है, ये बात भी ध्यान लगनी है, यूनिट्स। कितना ग्राम क्वांटिटी आयोडीन की चाहिए हम लोग को? 100 ग्राम अमाउंट ऑफ ऑयल को क्या करने के लिए? आयोडीनेशन करने के लिए, वहां सैपोनिफाई करने के लिए 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम था, ग्राम था 1 ग्राम के लिए, ठीक है। ये थी हमारे पास कितनी मिलीग्राम KOH की क्वांटिटी चाहिए 1 ग्राम फैट को सैपोनिफाई करने के लिए या ऑयल को सैपोनिफाई करने के लिए। यहाँ हम लोगों को कितने ग्राम क्वांटिटी चाहिए आयोडीन की? 100 ग्राम ऑयल को आयोडीनेशन करने के लिए। ये हमारे पास है सिंपल सा, कुछ भी ले सकते हो एग्जांपल, कुछ भी, ये बस जनरल एक मैंने ले रखा है, ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट, वही चलता आ रहा है शुरू से ही। CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 7, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 का होल 7, CH3, उसी की 3 यूनिट है, तो ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट जोड़ लगे यहाँ से, और कुछ नहीं ऐड, इसको याद करना पड़ेगा। आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये पहले भी बताया था, ये रिएक्शन तो हेलोजिनेशन में।
तो 885 ग्राम ऑयल जब हम लोग ले रहे हैं तो कितनी वैल्यू चाहिए हम लोग को? 762 ग्राम किसकी? आयोडीन की। अब ये कैसे आया? 885 ग्राम ऑयल में आयोडीन की वैल्यू कितनी चाहिए? 762 ग्राम। तो 100 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? कितना हो जाएगा 100 ग्राम के लिए? 762 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 885। टोटल क्वांटिटी और कितनी लग रही थी वो मल्टीप्लाई बाय कितने के लिए वैल्यू चाहिए वो कर देंगे, तो 86.1 आ गया। तो आयोडीन हम लोग को 100 ग्राम ऑयल के लिए कितने चाहिए आयोडीनेशन करने के लिए? 86.1। आयोडीन नंबर किसी भी ऑयल के लिए या फैटी एसिड फैट्स के लिए हम लोग को क्या बताते हैं कि कितना अनसैचुरेशन प्रेजेंट है ऑयल में। पता चल जाएगा ना कि कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, तभी कितना आयोडीन आया उसकी जगह। तो यही चीज है। अब हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? ऐसे सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें पॉलीमर मतलब कि बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल का कॉम्बिनेशन हुआ है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट। जब छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट कॉम्बाइन हुई है लार्ज नंबर में, जिसका रिपीटेशन करते जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर यूनिट में, पर्टिकुलर फैशन में, तो पॉलीमर्स बनेंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन NM, मेरे पास कोई मोनोमर था, अगर ये रिपीट होते रहेगा पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पैटर्न में, तो पॉलीमर बन जाएगा। जैसे विनाइल क्लोराइड है, तो इससे क्या बन जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जिसको बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH है, Cl है, डबल बॉन्ड हटके उसमें उसकी N यूनिट बन जाएंगी। N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब पॉलीमर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। ये क्या करना ना आप लोग, इसमें इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तभी इतना रुक रहा हूँ यहाँ पर को, देखो हो गया। अब देखो नेक्स्ट ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कैसे नोट करना है इसको, पढ़ना। नेचुरल होगा, सिंथेटिक होगा। नेचुरल जैसे रबर और पॉलीसेकेराइड, सिंथेटिक जैसे पॉलीथीन या PVC, जिसको लेबोरेटरी केमिकल से बनाया जा रहा है। अब पॉलीमर को स्ट्रक्चर के बेस में भी क्लासिफाई किया गया है। लीनियर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, लीनियर होगा तो लीनियर पॉलीमर, एमाइलोज या PVC। ब्रांच्ड होगा तो ब्रांच्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड होगा तो क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस ऐसे लिंक्ड, ब्रांच में ब्रांच बनेंगी। एग्जाम्पल भी है लीनियर का एमाइलोज या PVC, ब्रांच का एमाइलोपेक्टिन, क्रॉस लिंक्ड का बेकिलाइट। पॉलीमर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे अगर इसको क्लासिफाई करना है, तो इसमें पॉलीमर का टाइप है इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। कि इसके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है? इलास्टोमर में कौन सा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे कमजोर वाला, जैसे ब्यूना N रबर, ब्यूना S रबर। फाइबर्स में क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह। एग्जांपल है फाइबर्स का यहाँ पर को नाइलॉन 6 या नाइलॉन 66। थर्मोप्लास्टिक है, जिसमें क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ना वीक है ना स्ट्रॉन्ग है, इंटरमीडिएट नेचर का है, जैसे फाइबर और इलास्टोमर के बीच का फोर्स है इसमें। तो इसको हम लोग डिजायर्ड शेप में भी बना सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया एग्जांपल, पॉलीस्टीरीन हो गया, कूलिंग हीटिंग वगैरह करके। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, जिसमें क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं और इनफ्यूजिबल हो जाते हैं हीट करने के बाद, जिसकी वजह से इसको हम लोग जब इस एक फिक्स पैटर्न में आ जाएंगे ये पॉलीमर, तो उसके बाद हम लोग इसको दोबारा से मोल्डिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल है बेकिलाइट। अगर पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे कैटेगराइज करना चाहे पॉलीमर्स, तो क्या हो जाएंगे? चेन ग्रोथ पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ में क्या होता है? एडिशन पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ में स्टेप ग्रोथ होगा। चेन ग्रोथ में क्या होगा? यहाँ पर को हेड टू टेल एडिशन होगा न्यू मोनोमेरिक यूनिट का पॉलीमेरिक चेन में, जिसको हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। टाइप्स हो सकते हैं फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे इसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल बनेंगे HNu की प्रेजेंस में और हीट सनलाइट परऑक्साइड की प्रेजेंस में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा विनाइल क्लोराइड है, HNu H2O2 परऑक्साइड, PVC बन रहा है। तो इतना सब पढ़ लेना इसको। मैकेनिज्म है, जैसे इनिशिएशन स्टेप क्या होगा? वाटर जो परऑक्साइड था H2O2 वाटर मॉलिक्यूल में टूट रहा है, रेडिकल बन रहा है, फिर वो रिएक्ट कर रहा है CH2 डबल बॉन्ड Cl, यही होगा क्या? हाँ सही है। इसमें जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? स्टेप का स्ट्रक्चर। फिर प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा? लॉन्ग यूनिट्स बनेंगी। ये देखो लॉन्ग यूनिट्स जितनी हम लोग को चाहिए, ये जुड़ते जाएगा ऐसे HOCH2, ये रेडिकल जुड़ते जाएगा ऐसे,
दोबारा से जुड़ते जाएगा CH2 CHCl के साथ, जितनी यूनिट चाहिए तब तक। अब कब तक होगा? जब तक इतने जितने यूनिट मिल गए n यूनिट, उसके बाद हम लोग इनिबिटर डाल देंगे, हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर को टर्मिनेशन स्टेप, और जिसमें मिल जाएगा हम लोग को ये पॉलीमर स्टेप का इनिबिटर जुड़ जाएगा उसमें। कैटायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमर में क्या होता है? लिवाइस एसिड मतलब कैटायंस के प्रेजेंस में जो पॉलीमर बनेगा उसको कैटायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टाइरिन को अगर BF3 जो हमारे पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, पॉलिस्टीरीन बना दे रहे हैं स्टाइरिन से। तो बस मैं यहीं तक बता रहा हूँ, वीडियो भी ज्यादा काफी लंबी हो जाएगी। आप लोगों को याद रखना है फ्री रेडिकल में क्या है, 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, फिर हम लोगों को पॉलीमर मिल रहा है। कुछ नहीं है, सबसे पहले ये H2O2 जब रिएक्ट कर रहे हैं ना, इस टाइप का रेडिकल बनाने हैं, फिर उसको CH2 डबल बॉन्ड CHCl के साथ तब तक करना है जितनी हम लोग को चेन चाहिए। जब चेन मिल जाएगी उसके बाद टर्मिनेट करके इनिबिटर के साथ टर्मिनेशन करके स्ट्रक्चर मिल जाएगा, n यूनिट होंगे वहां पर। कैटायनिक ये सो तो है ही, बाकी अब आप लोगों को और चीजें खुद पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा मैंने भी बेसिक आइडिया दे दिया थोड़ी बहुत चीजों का।